हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ सीटेट की एक क्लास। जो सीटेट 2026 में अगर लॉरेंस कोहलवर से एक भी प्रश्न आया है और अगर आप रट करके पढ़े होंगे तो गलत होने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए मैं एक आज क्लास लेकर के आपके लिए आई हूँ। जो कोहलबर का जिसमें पूरा सिद्धांत है, फिर हिंज की कहानी है, हिंज के तीनों स्तर हो गए और उसके 6 चरण जो होते हैं, और सभी पी-पाई-क्यू को आप आसानी से समझ जाएंगे। और परीक्षा में जो प्रश्न देखते ही आपको उत्तर जो है याद आ जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को समझें। और तो हम आगे जो है क्लास में चलते हैं। आपका परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत है और हम पढ़ते हैं आज लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, जो सीटेट है ना, तो सीटेट में जो 3 मनोवैज्ञानिक हैं आपके, 4। एक जो है जीन प्याजे हो गए, फिर उसके बाद वाइगोत्स्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए और इसके अतिरिक्त जो है हार्वर्ड गार्डनर हो गए। ये 4 सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कोई भी ऐसा प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखिएगा, हर बार जो है इन चारों जो मनोवैज्ञानिक हैं इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा क्लास को देखें। जर्मनी में जन्मे तथा बाद में अमेरिका में कार्य करने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, बाद में जो है ये अमेरिका में काम करने लगे और इन्होंने प्रसिद्ध एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने एक नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इनका ये परिचय है। इनका यह सिद्धांत कई काल्पनिक नैतिक दुविधाओं पर आधारित है, जिसमें हिंज की कहानी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जो अहिंस है ना, इनके कई सिद्धांत जो है और काल्पनिक नैतिक दुविधाएं जो है आधारित है इस सिद्धांत पर, लेकिन इनमें से जो हिंज की कहानी है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये काफी जो है प्रसिद्ध है। कोहलबर्ग ने यह कहानी लगभग कोहलबर्ग जो है, इन्होंने यह कहानी लगभग जो है हिंज की जो कहानी है, यह लगभग 10 से 16 वर्ष के बच्चों को सुनाई और उनमें से कुछ प्रश्न पूछे। जो हिंज की कहानी थी, तो उसको कोहलबर्ग ने क्या किया कि 10 से 16 वर्ष के जो भी बच्चे थे उनको वो उनसे कुछ प्रश्न पूछे। बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों तथा उनके तर्कों के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास को 3 स्तरों में निर्धारित किया। और इनकी जो कोहलबर्ग है, इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक वर्णित है वो है आपका द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी में वर्णित है। यानी कौन सा सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है किसमें है? तो ये जो बुक इनकी है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इसी में ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। कोहलबर्ग, आगे हम देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांतों को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। जो कोहलबर्ग है, इनके सिद्धांत को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके 3 महत्वपूर्ण शब्दों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले नैतिक दुविधा, यानी मोरल डिलेमा क्या है? जब किसी व्यक्ति के सामने जो 2 नैतिक विकल्प ए और बी हो और वह निर्णय न कर पाए कि कौन सा विकल्प सही है, तो ऐसी स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। यानी जो कोहलबर्ग के सिद्धांतों को समझने के लिए 3 इनके महत्वपूर्ण शब्द हैं। एक नैतिक दुविधा है आपका, एक नैतिक तर्क रहा है और एक आपका नैतिक व्यवहार है। तो इसमें सबसे पहले नैतिक दुविधा जो है, ये है कि जब किसी व्यक्ति के सामने 2 नैतिक विकल्प ए और बी हो और यह निर्णय न कर पाए कि वह कौन सा विकल्प सही है, तो ऐसी स्थिति को नैतिक दुविधा कहा जाता है। यानी नैतिक दुविधा वो है कि जब कोई व्यक्ति है, उसके सामने 2 विकल्प है, ए और बी है, और वह निर्णय नहीं कर पाता है कि कौन सा विकल्प सही है, ए सही है कि बी सही है। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति जो है नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण में है कि रवि रास्ते में एक पर्स पाया। रवि जो है रास्ते में पर्स पाता है और विकल्प ए, पर्स अपने पास रख ले या पर्स उसके मालिक को वापस कर दे। यानी रवि जा रहा है रास्ते में, तो उसको एक पर्स मिलता है, तो वो सोचता है कि हम पर्स अपने पास रख ले या पर्स उसके मालिक को वापस कर दे। अब रवि समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे।
यही नैतिक दुविधा है। यानी नैतिक दुविधा वो है कि जब व्यक्ति के सामने दो नैतिक विकल्प हो, ए और बी हो, और वो निर्णय नहीं कर पाता है कि कौन सा विकल्प सही है, तो ऐसी स्थिति को नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे रवि है और रास्ते में उसको एक गिरा हुआ पर्स मिलता है, और पर्स अपने अगर वो पास रख ले, उसके पास दो विकल्प है, ए और बी की, एक पास रख ले, वो फिर सोचता है कि नहीं हम उसके मालिक को वापस कर दे, तो रवि क्या है, दुविधा में पड़ जा रहा है। दूसरा है नैतिक तर्कणा। दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने के लिए जो सोच विचार तर्क और निर्णय की प्रक्रिया होती है उसे नैतिक तर्कणा कहते हैं। यानी नैतिक कह रहा है कि मोरल मोरल जो रीजनिंग है कि दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने के लिए जो सोच विचार तर्क और निर्णय की प्रक्रिया होती है उसे ही नैतिक तर्कणा कहते हैं। यानी दो विकल्प है, उन दोनों विकल्पों में से किसी एक को जो है चुनने के लिए जो हम तर्क वितर्क सोच करते हैं, निर्णय की प्रक्रिया होती है, उसे ही नैतिक तर्कणा कहते हैं। उदाहरण जैसे रवि सोचता है कि यदि वो पर्स वापस करेगा तो यह ईमानदारी होगी और किसी की मदद भी हो जाएगी, इसलिए वो पर्स लौटाने का निर्णय लेता है। तो ये क्या है, नैतिक तर्कणा है। उन्होंने उस पर क्या किया, तर्क किया, वितर्क किया, थिंकिंग किया, सोचा विचारा कि अगर ये पर्स मैंने जिसका है उसको मालिक को लौटा देते हैं तो शायद जिसका है वो आके मालिक के पास से ले जाएगा, अगर नहीं ले जाता है तो इस पर्स से किसी और की मदद हो जाएगी। तो इस प्रकार से वह निर्णय लेता है कि नहीं, मुझे पर्स वापस नहीं रखना चाहिए अपने पास, इसे हमें दे देना चाहिए। यह सोचने की प्रक्रिया क्या है, नैतिक तर्कणा है। उसके बाद नैतिक व्यवहार। नैतिक व्यवहार क्या है, तो नैतिक तर्कणा द्वारा चुने गए सही निर्णय को वास्तविक जीवन में अपनाना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। अब रवि क्या करता है, रवि जो है वास्तव में उस व्यक्ति को पर्स वापस कर देता है, तो यह नैतिक व्यवहार हो गया। यानी ये तीन चीजें आपको शायद समझ में आ गई कि जो कोहलबर्ग है इनके सिद्धांत को समझने के लिए तीन महत्वपूर्ण शब्द है। पहला है नैतिक दुविधा, जो दूसरा है नैतिक तर्कणा, और तीसरा है आपका नैतिक व्यवहार। नैतिक दुविधा में ये है कि कोई व्यक्ति है, उसके सामने दो विकल्प है, ए और बी, और यह निर्णय नहीं ले पाता है कि वो कौन से विकल्प की चुनाव करे, तो ऐसी स्थिति में नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे रवि रास्ते में जाता है और उसे पर्स गिरा हुआ मिलता है, तो वह पर्स को सोचता है कभी कि पास रख ले, कभी कर रहा है कि हम मालिक को वापस कर दे, तो क्या है, नैतिक दुविधा में पड़ा हुआ है कि क्या करें। फिर नैतिक तर्क, फिर उसी नैतिक तर्क में दो विकल्पों पे जब व्यक्ति क्या करता है, सोचता है, समझता है, तर्क करता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है उसी नैतिक तर्कणा कहते हैं। तो वह उस पर्स के बारे में सोचता है, समझता है, कहते हैं कि नहीं इस पर्स को हम मालिक को लौटा देते हैं, शायद जिस व्यक्ति का होगा वो आएगा मालिक के पास से ले जाएगा, या उस व्यक्ति को मैं दे देते हूँ जिसका गिरा है, तो इस प्रकार से उसकी मदद हो जाएगी, या हमारी ईमानदारी भी होगी, तो इसलिए वो पर्स को लौटा देता है। तो क्या कर रहा है, उस पर तर्क कर रहा है, निर्णय ले रहा है। उसके बाद नैतिक व्यवहार। नैतिक तर्कणा द्वारा चुने गए जो भी सही निर्णय होता है कि वो पर्स वापस कर देता है, तो यही नैतिक व्यवहार। अब हिंज की कहानी जान लेते हैं। तो कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास को समझने के लिए हिंज की कहानी का प्रयोग किया। यानी जो कोहलबर्ग है, ये नैतिक विकास को समझने के लिए, जो नैतिक विकास है इसको समझने के लिए हिंज की कहानी का प्रयोग किया। इस कहानी में व्यक्ति के सही या गलत उत्तर से अधिक महत्व उसके तर्क को दिया जाता है। यानी जो ये इन्होंने कहानी प्रस्तुत किया, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को समझाने के लिए जिस कहानी का प्रयोग किया, इस कहानी में न व्यक्ति के सही गलत के उत्तर से अधिक महत्व जो है उसके रीजनिंग को, उसके तर्क को दिया गया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की व्याख्याएं, इसमें नैतिक विकास में तर्क को सबसे महत्व दिया गया है। सही या गलत उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण उसके पीछे का कारण माना है। और यह जो सिद्धांत है मुख्य रूप से पुरुष प्रतिभागियों पर आधारित था। ये जो नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने, इसमें सिर्फ पुरुष प्रतिभागियों पर आधारित है, इसलिए महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया। इस सिद्धांत की कई विद्वानों ने क्या की, आलोचना की है। कौन से सिद्धांत के, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत हैं जो, इसका कई विद्वानों ने आलोचना की है, विशेषकर कैरोल गीलिगन ने, जिन्होंने माना कि महिलाओं की नैतिक सोच अलग प्रकार की होती है। यानी इसमें सिर्फ बच्चों पे इन्होंने जो है जो भी प्रयोग किया बच्चियों पे, महिलाओं पे नहीं प्रयोग किया। तो इसलिए पुरुष जो है, ये क्वेश्चन आता भी है कि ये कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो पुरुष प्रतिभागियों पर आधारित है। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत जो है, यानी हिंज की कहानी है, वो पुरुष प्रतिभागियों पर आधारित है। तो इस प्रकार से ये जो था आपका, तो ये था आपका लॉरेंज कोहलबर्ग का जो भी है एक परिचय था। अब आगे हम इनके लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो 3 स्तर है उन तीनों स्तरों को पढ़ेंगे।
जिनमें से पहला स्तर है पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, यानी इसमें जो है पहला पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं और इसके अंतर्गत जो है आपके 2 हेडिंग आते हैं, पूरी 3 हेडिंग है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3। तो आगे हम देखते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। तो इसमें 3 स्तर जो हैं, पहला स्तर आपका है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या जिसे प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, और उसके बाद दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, इसके अंतर्गत भी 2 आता है, और जो तीसरा है वो है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसके अंतर्गत भी 2 आते हैं। तो इस प्रकार से 3 चरण हैं और तीनों के 2-2 3 स्तर है और तीनों के 2-2 चरण हैं, तो कुल 6 चरण हुए। तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं जो पहला है पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, ये पहला स्तर और इसके अंतर्गत 2 चरण है। तो इन 2 चरणों में इस विभाजित किया गया है। तो पहला है दंड का आज्ञा पालन अभिविन्यास। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है ना, वो 3 स्तर है। पहला आपका जो है प्री कन्वेंशनल लेवल है, दूसरा आपका जो है कन्वेंशनल लेवल है, और तीसरा जो है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, और इन तीनों का 2-2 चरण है। तो जो पहला हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल है या प्री कन्वेंशनल मोलिटी है, तो इसके भी 2 चरणों में विभाजित किया गया। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो ये जो दंड एवं आज्ञा पालन अभ्यास है, ये लगभग 4 से लेकर 10 वर्ष तक होता है, और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है कि बच्चा जो है दंड के डर से सही कार्य करता है। यानी जो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास है, इसकी आयु जो है 4 से 10 वर्ष होता है, और इस अवस्था में बच्चा है कि क्या करता है, दंड के डर से ही कार्य करता है। इसका हेडिंग का नाम क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। नियमों का पालन केवल सजा से बचने के लिए करता है, सही और गलत की पहचान केवल दंड और पुरस्कार के आधार पर करता है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि सजा न मिले। उदाहरण, यदि हिंज दवा चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़कर दंड दे सकती है, इसलिए हिंज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए। यानी जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है, इसमें जो नैतिक का स्तर है, इसमें दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास है, ये 4 से 10 वर्ष के बच्चों पे किया गया था, और इसमें सिर्फ यही है कि जो बच्चा है दंड के डर से सही कार्य करता है, वो नियमों का पालन केवल सजा से बचने के लिए नहीं करता, बल्कि सही और गलत की पहचान केवल दंड और पुरस्कार के आधार पर करता है। वो नियमों का जो पालन होता है केवल सजा से बचने के लिए नहीं करता है, बल्कि सही और गलत की पहचान वो किससे, दंड और पुरस्कार के आधार पर करता है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है कि सजा न मिले। यानी यदि हिंज को दवा चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, दंड दे सकती है, इसलिए हिंज को क्या करनी चाहिए, दवा चोरी करनी चाहिए। बच्चों ने क्या कहा कि हिंज को क्या करना चाहिए, दवा चोरी करनी चाहिए। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, उसको जैसे भी आज्ञा दिया जाता है वो दंड के डर से वो कार्यों को कर लेता है। जैसे घर पे कोई मेहमान आया है, वहाँ पे मिठाई रखा हुआ है, लेकिन उसका मन कर रहा है कि खाना है, लेकिन वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मिठाई खा लिया तो मम्मी क्या करेंगी, मारेंगी। तो इस प्रकार से हो गया। दूसरा है चरण आपका साधनावादी सापेक्षवाद या अहम केंद्रिकता, इसे कहा जाता है। तो इसको जो है ज़्यादातर जो पेपर में हो जैसे को तैसा करके पूछता है, टिट फॉर टैट, तो ये इसका नाम याद रखिएगा। इसकी मुख्य विशेषता है कि बच्चा अपना लाभ देखकर निर्णय लेता है। जो बच्चा है वो क्या करता है, अपना लाभ देखकर निर्णय, यदि किसी कार्य करने से फ़ायदा हो रहा है तो वह उसे सही मानता है। इसमें जो है टिट फॉर टैट में है जैसे को तैसा, अगर उसे कोई कार्य करने से फ़ायदा हो रहा है तो वो कार्य करेगा, अगर उस कार्य को करने से उसे कोई फ़ायदा नहीं है तो वो नहीं करेगा। यदि किसी कार्य करने से फ़ायदा हो रहा है तो वो उसे सही मानता है, दूसरे की अपेक्षा स्वयं के हित को अधिक महत्व देता है, लेन देन की भावना विकसित होती है इसमें। उसने मेरी किताब फाड़ी इसलिए मैं उसकी किताब फाड़ूंगा। यदि हिंज दवा चोरी कर लेता है तो उसकी पत्नी बच जाएगी और उसे लाभ होगा, इसलिए उसके अनुसार चोरी करना उचित हो सकता है।
इसमें कह रहा है कि अगर बच्चे हिंज दवा चोरी कर लेता है तो उसकी पत्नी क्या हो जाएगी, बच जाएगी, तो उसे लाभ होगा, इसलिए उसको दवा चोरी कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो दोनों हेडिंग है ना, कि पहला जो है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है, तो इसमें दंड एवं आज्ञा पालन है। इसमें ये है कि जो बच्चा है 4 से 10 वर्ष के बच्चे पे ये किया गया, और इसमें बच्चा है दंड के डर से जो है सही कार्य करता है, नियमों का पालन केवल सजा से वो बचने के लिए करता है, और सही और गलत की पहचान केवल दंड और पुरस्कार के आधार पे करता है। हिंज अगर उसे घर में मिठाई पड़ी हुई है, अगर उसको अगर मेहमान आए हैं और उसे खाने का मन है लेकिन फिर भी नहीं खाएगा, खाऊंगा तो मम्मी मारेगी, इस प्रकार से वो नहीं खाता है। फिर जैसे को तैसा, दूसरा में क्या है, जैसे को तैसा, अगर उसने मेरी किताब फाड़ी तो मैं भी उसका किताब फाड़ूंगा, वो अपना सिर्फ लाभ देखता है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है, एक लाइन वन लाइनर नोट्स है कि सिद्धांत के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो लॉरेंज कोहलबर्ग है। इस विषय क्या है, नैतिक विकास है, किस आधार पे आधारित है, अगर पूछ देगा कि लॉरेंज कोहलबर्ग का नैतिक विकास किस पर आधारित है, तो हिंज की कहानी पे आधारित है। अभी बताए थे मैंने कि कितने इसके स्तर होते हैं, कुल 3 स्तर होते हैं, और इसके कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, 1 का 2 होता है। प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत नैतिकता है, दूसरा दंड एवं आज्ञा पालन, और तीसरा साधनावादी सापेक्षवाद अहम केंद्रिकता है। तो इस प्रकार से ये जो है क्लास है, और इस क्लास में जो है आपका ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व परंपरागत नैतिकता, यानी एक उदाहरण दे देगा, उसमें से पूछेगा ये कौन सी स्तर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही आप सरल से सरल भाषा में इसकी, अभी तो आपको मैंने 2 क्लास पढ़ाई है, एक पढ़ाया है आपका इसमें से नैतिकता जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, अभी दो स्तर बाकी हैं। पहला जो दूसरा जो है 2 स्तर कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, तो वो जो है काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्लास को देखने के बाद, उस क्लास को अपलोड होने के बाद उसको भी देखिएगा आप, और अच्छे से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और एक एक चीज़ को नोट करिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो भी पढ़ा है मैंने सब इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को यहीं रहते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा कि आपकी दूसरी क्लास जो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।